नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, लोगों की जान भी एक आफत में पड़ती जा रही है। हम लगातार देख रहे हैं ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आदमी चलते चलते गिरता है और डेथ हो जाती है। हार्ट आखिर क्यों इतना साथ छोड़ रहा है? हार्ट क्यों हमें धोखा दे रहा है? और ये इस समय सर्दी के मौसम में आखिर क्या करना चाहिए जिससे आप अपना बचाव कर सकें? मैं आया हूँ जाने माने सर्जन डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी के पास। गर्ग जी, आपका स्वागत है। जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, लोग बड़ी चिंतित हैं। लोग चलते चलते गिर जाते हैं, डांस करते करते गिरते हैं, डेथ हो जाती है। अभी 2 दिन पहले हमने भोपाल में देखा कि एक व्यक्ति ऑटो से बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से 32-33 साल के थे, उसकी डेथ हो गई। इंदौर में देखा हमने कि स्कूटी पे बैठा बैठा आदमी चला गया। आप जिम जा रहे हैं तो जिम में डेथ बॉडी निकल रही है। तो आगे डॉक्टर साहब, ये क्या ये कोविड में हमने जो वैक्सीन ली है, क्या उसका असर है या ये अचानक क्या हो रहा है? हार्ट इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? नहीं रविंद्र जी, ये कोविड वैक्सीन का तो सीधा सीधा असर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अभी बहुत सारी रिसर्च और उनके परिणाम आना बाकी है। लेकिन एक बात जो हम लगातार कोविड के समय से सबसे कह रहे हैं, हमारे सारे आर्टिकल्स में भी छपा है कि कोविड और कोविड के वायरस के असर के साथ साथ जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अनर्गल दवाइयों का उपयोग किया, कहने से या सुनकर, तो उन लोगों के शरीर में जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं, जब भी हम बहुत मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। उसको बढ़ाने के लिए रेड ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से हार्ट पंप करना चालू करता है ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सब जगह पहुंचे। अब ये रेड ब्लड सेल्स चूंकि एक कोविड के प्रभाव से अपना साइज चेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से जब मात्रा बढ़ती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बढ़ाने की, तब ये रेड ब्लड सेल्स साथ छोड़ने लगते हैं। इनका आपस में क्लम्पिंग होने लगता है और क्लॉट बनने लगता है। ये क्लम्प और क्लॉट जब आगे जाकर हार्ट या किसी चीज़ में अड़ते हैं तो वहाँ पर वो अटैक की स्थिति बनती है, और जिन लोगों में ज़्यादा क्लॉटिंग होने लगती है उसके अंदर हार्ट अटैक और इस तरह की घटना होकर वो आदमी वहीं के वहीं गिर जाता है। ये हम लगातार देख रहे हैं। इसीलिए सब लोगों को जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने दवाइयाँ ली हैं या उनके ऊपर कोविड का असर हुआ है, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये सर्दी में क्यों हो रहा है? जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, मौसम चेंज होने के बाद क्या ये बदल जाएगा? नहीं, देखिए, ठंड में हमारी शरीर की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फिर बात वहीं ऑक्सीजन पर आ गई कि ठंड में चूंकि हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और अगर शरीर पूरा ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर असर आता है। और वो रेड ब्लड सेल्स ये आने वाले, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी रिसर्चेस में भी आ जाएगा कि रेड ब्लड सेल्स के इस तरह के क्लम्पिंग से ये घटनाएं हो रही हैं। इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है, इसका स्वस्थ शरीर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपका शरीर की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आप अननेसेसरी बहुत बढ़ा लेंगे, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जिमिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने लगते हैं, उनके साथ ये संकट जाता है। डॉक्टर साहब, देखिए, हम तो सामान्य भाषा में, आपने कहा कि दवाइयाँ ज़्यादा ले ली हैं, उनको हो रहा है। अब मुझे नहीं पता है, मेरे को खुद कोविड हुआ था एक बार। अब मेरे को जो जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, मैंने वो दवाइयाँ ले ली। अब वो दवाइयाँ कम थी, ज़्यादा थी, मुझे नहीं पता। एक आम आदमी के लिए क्या मैसेज है? वो अपना बचाव कैसे करे? क्योंकि एक व्यक्ति की मौत के साथ पूरा परिवार छिन्न-भिन्न हो जाता है। कितना बड़ा संकट परिवार पर आता है, अचानक मौत आ जाती है जिस तरह से। तो इसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए आम आदमी को, जिसको बेचारे को नहीं पता कि उसने कोविड में क्या दवाइयाँ ली? देखिए, जैसे आम आदमियों को करीब 500 से 550 परिवार हमने कोविड में पूरी तरह से सुरक्षित रखे। उसका एक बहुत बेसिक सा प्रोटोकॉल था कि आपको जितना हो सके खुली जगह में, खुली हवा में, जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, धूप में, ऐसी जगहों पर आपको रहना चाहिए। नंबर 1, आपको अपने शरीर की क्षमता के अनुसार मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल भी उससे ज़्यादा मेहनत करने का कोशिश ना करें, खासतौर से ठंड के समय में जब आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने लगे। तीसरी बात, हमने सब लोगों से कहा था कि जो भी लोग 30-40 से ऊपर हैं, मोटे हैं, डायबिटिक हैं, जिन्होंने बहुत दवाइयाँ ली हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह लेके अगर एक इकोस्प्रिन की गोली रोज़ या 2 दिन में एक बार खाते रहेंगे तो उनके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमारे सारे मरीज सुरक्षित चल रहे हैं, आप भी सुरक्षित रहेंगे। वैसे ये भी कहा जाता है कि सर्दी में खून गाढ़ा हो जाता है और वो एक अटैक की बहुत बड़ी संभावना रहती है। वही क्लम्पिंग है। तो ये जो गाढ़ापन है, यही क्लम्पिंग है, और ये चूंकि कोविड और इसके प्रभाव से ये ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा आ रही। तो ठंड में लोगों को चाहिए कि अपना बचाव अच्छे से करें, गर्म कपड़े पहन के रखें, जितना गर्म गर्म भोजन, लिक्विड की चीज़ें हैं वो लेते रहें, ताकि शरीर को ऑक्सीजन और एनर्जी मिलती रहे। तो उसको ज़बरदस्ती ऑक्सीजन क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए या ज़्यादा भोजन को के अनुपस्थिति में अपने शरीर का फेट करके एनर्जी बनाने की ज़रूरत ना पड़े।
हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा विषय वो भी है कि इसमें नॉन वेज वेज तमाम सारी वीगन, आज भी मैंने अखबारों में पढ़ा कि वीगन ज़्यादा चलन बढ़ रहा है, तो खान पान का कितना महत्व पड़ता है? बिल्कुल, जैसे जिम में हम बहुत ज़्यादा इस तरह के अटैक देख रहे हैं, उसका सीधा सा कारण है कि मोस्टली जिम्स में बिना डॉक्टरी सलाह के, एक तो वो जिम के सो कॉल्ड एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा रहे हैं, दूसरे वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक प्रोटीन मटेरियल्स उन लोगों को खिलवा रहे हैं जिनको हाई प्रोटीन डाइट के तौर पे, वो प्रोटीन के बड़े बड़े डब्बे जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, तो ये सब चीज़ें उनके शरीर में ज़्यादा नुकसान कर रही हैं, इसलिए जिम में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उन लोगों में देखने को मिल रहा है जो, जैसे मैंने कहा कि मोटे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जो उनके ऊपर दवाइयों का असर हुआ है, या जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की तरफ हैं, जैसे अब गरीब ऑटो रिक्शा वाला ही हो सकता है, वो किस कंडीशन में था ये तो नहीं पता, लेकिन भूखा हो सकता है, दिन भर से मेहनत कर रहा हो सकता है, या बस ड्राइवर था जो फिर भी उसने समझदारी की कि बस को एक तरफ करके कम से कम बच्चों की ज़िंदगी उसने बचाई। तो ये यहाँ सलाह सिर्फ ये है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार पर्याप्त कोशिश करें, उससे ज़्यादा बिल्कुल कोशिश ना करें अभी अगले 3-4 साल, क्योंकि देखिए ये एक तरह का फार्मा माफिया है जो लगातार अब हर 2-3 महीने में, 4 महीने में डरा के और अपना काम करने की कोशिश करेगा। ये भी हम लगातार सबको चेता रहे हैं कि ये पूरे माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन जागरूक अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि साल में 3 बार 4 बार वायरस संक्रमण वैसे ही आते हैं। अब आप हर वायरस पे बच्चों को डराएंगे, बूढ़ों को डराएंगे तो कैसे काम चलेगा? आज 800 करोड़ की दुनिया की जनसंख्या में से 200 करोड़ तो यही लोग हो जाते हैं। 200 करोड़ अगर हम डरा के रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो जिस तरह से हमने रेमडेसिविर के लिए मना किया था, एजिथ्रोमाइसिन के लिए मना किया था, डॉक्सीसाइक्लिन के लिए मना किया था, डोलो के लिए मना किया था, आज वही सब चीज़ें हमारे सामने हैं। और अगर हम इनको सबको ठीक से करके चलेंगे, देखिए वायरल संक्रमण आपके शरीर को इम्यूनिटी देने के लिए आते हैं। आपके शरीर को टच करेंगे, आपके शरीर में ताकत बढ़ेगी, जो बीमार हैं उनको नुकसान होगा। तो हम बीमारों को सुरक्षित रखने का काम करें, हम युवाओं को, स्वस्थ लोगों को डराने का काम ना करें, पर दुर्भाग्य से ये उल्टा हो रहा है। डॉक्टर साहब, सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से मैं आपके पास आया हूं और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जन जागरण करने का काम कर रहा हूं, सरकार को भी करना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा, चाहे हम जिम जाएं या किसी जगह जाएं, कहीं भी, या साइंटिफिक तरीके से लोगों को ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, या जहां लेबर क्लास बहुत ज़्यादा है वहां पर यदि कुछ डॉक्टर्स या कुछ विशेषज्ञ जाएं, उनको समझाएं कि आपको कितना और कैसे काम करना है। तो ये जागरूकता का, या टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए जितनी अवेयरनेस होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए बहुत सीधा सा कारण है, मैंने कहा ना, इन सबके पीछे बाजार लगा हुआ है। वो बाजार डॉक्टरों के साथ भी है, वो बाजार नेताओं के साथ भी है, वो बाजार हर किसी के साथ है। इसलिए संकट सबसे ज़्यादा बड़ा है कि जिस चीज़ को सुधारा जाना चाहिए उस चीज़ को बिगाड़ा जा रहा है। जैसे मैं आज बात करूँ कि जंक फूड, आज जंक फूड के लिए हम पिछले 20 साल से मुहिम चला रहे हैं। हमारे देश का नंबर ओबेसिटी में दुनिया में 5वें नंबर से दूसरे पे आ गया, और संभवतः अगले साल हम पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे। ओबेसिटी का सीधा सा अर्थ है कि डायबिटीज़ होना है, सीधा सा अर्थ है कि आपकी जो यंग जनरेशन है उसमें बीमारियों का घर होना है। तो जिस तरह से हम लगातार चेतावनी देते हैं कि पहले 150 शुगर नॉर्मल मानी जाती थी, अब माफिया ने उसको घटाते घटाते 100 पे ला दिया, तो उसके लिए तो हर आदमी डायबिटिक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा बाजारवाद है जिसके खिलाफ जन जागरण आप जैसे लोगों की, हम जैसे डॉक्टरों की, इनकी सबकी साझा मुहिम से ही चलेगा, और इसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम कोविड के 3 साल लगातार डेली आर्टिकल लिखते रहे कि एजिथ्रोमाइसिन नहीं देना है, रेमडेसिविर नहीं देना है, जब वायरस पे हमारी मेडिकल की जो गॉड बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि वायरस पे कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती, तो ये एंटीबायोटिक्स खिलाई क्यों गई? पहला सवाल तो बुनियादी वहीं सबसे बड़ा खड़ा होता है। लेकिन आप देखिए डॉक्टरों की लॉबी खड़ी हो गई थी रेमडेसिविर की वकालत करने के लिए, बड़े बड़े डॉक्टरों के स्टेटमेंट आ रहे थे कि देना चाहिए। ये पूरी दुनिया में एक लॉबी चलती है जो पैसा बांटती है और अपने हिसाब से आर्टिकल लिखवाती है। रेमडेसिविर की मैं और सच्चाई बताता हूँ आपको, स्वाइन फ्लू, इबोला में ये मेडिसिन फेल हो गई थी, इसके आर्टिकल छपे थे कि 14 दिन बाद सब मर गए। तो इन कंपनियों ने, माफिया ने इन आर्टिकल को इन डॉक्टरों से दोबारा लिखवाया कि 14 दिन तक सब जिंदा रहे, तो चला दी। तो ये बहुत बड़ा खेल है, ये मैं आपके सामने ओपनली बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि इस तरह का माफिया खेलता है। हमें जनता को इनसे बचाना होगा। डॉक्टर साहब, आपने जंक फूड की बात की, उस पर कल ही एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, यदि आपने पढ़ा हो, और मैं अपने चैनल के माध्यम से और आपके द्वारा भी साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन में जब वो फूड कोर्ट की कल उद्घाटन हुआ है, तो वहाँ एक बड़ा निर्णय हो गया है। एक ये कि जंक फूड नहीं बनेगा वहाँ, और दूसरा ये मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं बनेगी। तो ये जो 2 निर्णय हुए हैं, आप कुछ बोलेंगे? और इस तरह के निर्णय अन्य संस्थाओं को भी लेना चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल रविंद्र जी, हम जैसे मोटे अनाज की वकालत पिछले करीब 20 साल से हमारे सारे डायबिटिक्स मरीजों में कर रहे हैं। अब मोदी जी भी उसके ऊपर बहुत प्रयास कर रहे हैं, और अभी मोहन जी ने भी, हमारे नए सीएम ने भी उसके मिलेट्स को लेकर एक इंसेंटिव देने की बात की। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा 10 रुपए किलो के हिसाब से बहुत बड़ा प्रयास है, क्योंकि हमारे देश की जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से गेहूं में हमारे यहाँ बहुत पानी लगता है और बहुत मुश्किल होता है उसको लाना। पर ये अंग्रेजों के साथ आया, हमारे देश का नहीं था गेहूं। हमारे देश के मोटे अनाज थे और साल में 3 फसल 4 फसल हो जाती थी और सब लोग सुरक्षित रहते थे। हमारे यहाँ देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी डायबिटीज़ का लेवल 60 साल तक नहीं होता था, अब 20 साल 30 साल में डायबिटीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि गेहूं सबसे बड़ा कल्प्रिट है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आप अपने भोजन से अगर गेहूं और मीठा बंद कर देंगे, जिसको हम शुगर कहते हैं, मैं गुड़ नहीं कहता, मैदा भी, गेहूं से ही तो मैदा बन रहा है ना। गेहूं को जितना बारीक पीसेंगे मैदा हो जाएगा। तो गेहूं और मीठा मतलब शुगर, ये 2 चीजें अगर आप अपने तीसरा सफेद और है नमक। नहीं, नमक तो देखो स्वभाव के हिसाब से आपको लेना है, उसकी तो मैं वकालत नहीं कर रहा, पर मैं डायबिटिक्स के मीठे शुगर के तौर पे मैं बता रहा हूं कि मेरे सारे मरीज क्यों सुरक्षित हैं कि हमने कंपलसरीली हमारे प्रोटोकॉल में इन 2 चीज़ों को हटा के रखा है, गेहूं और मीठा मतलब शुगर। तो उसकी वजह से उनका जो शरीर का लेवल है वो बहुत नॉर्मल चल रहा है और वो बहुत अच्छे से, बहुत सुरक्षित तरीके से अपने आप को रख पा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ सरकार के, मोहन जी के, हमारे सीएम के और हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे निर्णय हैं। देर से ही आए सही, लेकिन कम से कम इनकी वजह से होगा। और मेरा दूसरा यहाँ सजेशन ये आपके माध्यम से, अगर मोहन जी सुन रहे हो तो मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ कि मेरे देश में दाल रोटी पे टैक्स लगाने के बजाय जंक फूड पे जरा 100% टैक्स लगा के तो बताओ, आप आय बढ़ाओ, स्वस्थ बनाओ। डॉक्टर साहब, एक आखिरी, आम आदमी ज़्यादा चीज़ें समझता नहीं है। जो एक हमारा यहाँ लेबर क्लास है, जो बेचारे गाड़ियाँ चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, वो प्रोटीन और खाना और ये सब, आप एक आम भाषा में क्या मेरे दर्शकों को ये बताएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक उसके लिए कितना खाना पर्याप्त है, और इस समय मौसम को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए उसे क्या खाना चाहिए? मतलब वैसे आपने 2 चीज़ें बता दी कि ये नहीं खाना चाहिए, शक्कर और नमक जितना, शक्कर और गेहूँ जितना कम से कम जाए वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप दिन भर की डाइट के बारे में, दिन भर की डाइट में, जैसे मैं मजदूरों की या जो मेहनत कश लोग हैं उनकी तो मैं इसलिए बात नहीं करता कि उनको जो मिले बेचारों को वो उन्हीं के लिए। हमने तो देखा है कि वो जितने ये दिहाड़ी मजदूर हैं वो चावल में तेल नमक मिर्च मसाला डाल के वही खाते हैं और उसी से उनका पूरा शरीर मेहनत चलती रहती है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जिन लोगों के पास व्यवस्था है, वो ये पूरी भरपेट कोशिश करें कि एक तो सूरज ढलने के बाद पूरा भोजन नहीं खाएं कभी भी। आपको जो अपना भोजन करना है वो दिन में रहते हुए करना है, और शाम के बाद अगर आपको जरूरत लगती है, भूख लग रही है, तो आप फल फ्रूट खाइए, खिचड़ी खा लीजिए, सलाद ले लीजिए। लोग कहते हैं रात को फल नहीं खाना चाहिए। नहीं, वो अपने अपने स्वभाव, मैंने कहा ये फिर स्वभाव तासीर की बात है। अगर किसी को नहीं सूट होता है तो उसके लिए सलाह नहीं है, पर जिन लोगों को भी लगता है कि अब आपको सूट नहीं करता फ्रूट्स, आप खिचड़ी बनवा के खा लीजिए। पर आपको रात का भोजन लाइट इसलिए रखना चाहिए ताकि आपका शरीर उस हिसाब से नींद डिस्टर्ब ना करे, भोजन ठीक से पचा पाए। तो आपका मेन भोजन जो है वो दिन के समय में होना चाहिए। मतलब नॉनवेज और शराब को लेके भी कई लोग कई तरह की भ्रांतियां करते हैं कि ये भी ये कारण है बीमारियों के। देखिए, अति हर चीज़ की बुरी है। नॉनवेज तो एक तरह से, चूँकि जो हम कहें कि जानवर का और फिर जानवर से इंसानों में परिवर्तन हुआ, तो एक वो स्वभाव में रहा हुआ है। तो जो लोग लेते हैं उनके लिए मनाही नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ नॉनवेज के ऊपर बात करें। आपके शरीर को बहुत सारी चीज़ें मिलना चाहिए। जानवर चूंकि सिर्फ एक नॉनवेज से काम कर लेता है तो उसका काम हो सकता होगा, पर हमारे शरीर को 50 तरह के विटामिन और दूसरे मिनरल्स और बहुत चीज़ों की जरूरत होती है। तो आपका संतुलित भोजन होना चाहिए। और जहाँ आपने शराब की बात की है, तो शराब को मैं ये नहीं कहता कि आप बंद कर दो, लेकिन आपके एक शारीरिक सिस्टम के हिसाब से, आपके रिलैक्सेशन के हिसाब से आपको बहुत नियम से संयमित तौर पे भोजन के साथ अगर आप 1 या 2 पेग लेते हैं तो वो मेडिकल डोज कहलाता है। डॉक्टर साहब, मैं अलग आखिरी सवाल पूछ लिया है, लेकिन फिर भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय कह दिया है। क्या आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताएंगे कि मध्य प्रदेश में फार्मेसी माफिया से कैसे निपट सकते? बिल्कुल, हम हमारे पूरे प्रोग्राम्स लेके हमने बहुत सारी योजनाएं पिछले 20 साल में हमारी मंगलम स्वास्थ्य पत्रिका के जरिए निकाली हैं। आपकी जानकारी के लिए लाडली लक्ष्मी योजना भी 2002 में मैंने छापी थी। शिवराज जी ने सिर्फ उसका 1% पार्ट लिया। अगर उसका 50% पार्ट भी ले लिया जाएगा तो सरकार की जेब से 1 भी रुपया नहीं जाएगा और सबको घर घर में लक्ष्मी को पैसा मिलने लगेगा। ये इतनी सशक्त योजना है। फार्मेसी पे भी मैं आता हूं कि फार्मेसी माफिया से लड़ने का बहुत सीधा सा तरीका है कि आपने आयुष्मान खड़ा किया, इंश्योरेंस खड़ा हो गया, आज सारे लेकिन बड़े बड़े आपने हाथी खड़े कर दिए कारपोरेट अस्पताल के नाम पे। हमने फैमिली डॉक्टर को नष्ट कर दिया है।
फैमिली डॉक्टर की योजना को लेकर हमारे पास बहुत सशक्त योजना है मेडिकल सिस्टम को स्ट्रांग करने की, और उसके वजह से आपके स्वास्थ्य को आमूलचूल तरीके से सुधारा जा सकेगा। मोहन जी समय देंगे तो मैं तैयार हूं कभी भी उनके पास आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने डॉक्टर भुवनेश गर्ग साहब, जिन्होंने बड़ी विस्तार से कई जानकारी दी है कि सर्दी के समय में जो अटैक आ रहे हैं, हृदय आघात हो रहे हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से आपकी जीवन शैली होना चाहिए, बड़ा विस्तार से बताया है। इस प्रोग्राम को आप बार बार देखें और लोगों को दिखाएं, क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला है, उनके हेल्थ से जुड़ा मामला है। यदि इसको जितना अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे तो आप एक तरह से लोगों के जीवन बचाने का काम करेंगे। डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि यदि फार्मेसी माफिया से लड़ना है तो सरकारों को अब कमर कसना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री उनको बुलाते हैं तो उनके पास पूरा एक्शन प्लान है इसको लेकर। और निश्चित तौर पर जिस तरह फार्मेसी माफिया लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, वो भी किसी हत्या के अपराध से कम नहीं होता है। लेकिन सरकारों को अब कानून बनाना चाहिए और लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और माफिया पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।